Hello students, welcome to Dakshina e-classroom. Today we are discussing our assignment 1. देखा जाए क्वेश्चंस इजी थे, बहुत बेसिक से फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे. तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है. फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास जो शर्ट्स वगैरह लिखी हुई हैं उनको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें. तो हमारे पास लिखा है a रेज टू पावर 9/6 है ना. a रेज टू पावर 9/6 और रेज टू पावर 1/3 और उसके भी पावर में अगर देखें तो लिखा हुआ है 4. और सेम चीज फिर से लिखी हुई है, मतलब सेम एक्सप्रेशन फिर से रिपीट हुआ है. दोनों में कोई डिफरेंस तो है नहीं. आप ऐसे भी कह सकते हो इस पूरे का होल स्क्वायर लिखा हुआ है. तो यहाँ पे देखो ये चीज क्या है. a रेज टू पावर 9/6 1/3 और 4 ये मल्टीप्लाई होते जाएंगे. यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर आ गया. और फिर सेम चीज यहाँ भी लिखी हुई है ना. a की पावर m रेज टू पावर n रेज टू पावर p. तो क्या होता है, इन सारे जो पावर्स है उनका मल्टीप्लीकेशन होता जाता है. आपका a स्क्वायर आ जाएगा. a स्क्वायर फिर से लिखा हुआ है तो आंसर कितना हो गया, a रेज टू पावर 4. तो इसके लिए अगर हम कहें तो अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. सेकंड वाला देखते हैं हम. सेकंड वाले में देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी है. मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ. ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है और यहाँ पे हमने एक डी लाइन खींच रखी है, डी से ज्वाइन कर रखा है और ये रहा आपका पॉइंट ई है ना. और ए बी इज इक्वल टू ए सी है. तो इसका मतलब अगर इस एंगल को थीटा आप लेते हैं तो ये एंगल भी कितना रहेगा, थीटा ही रहने वाला है. फिर हमारे पास आ जाता है आपका, अच्छा ये आपके पास एक्सप्रेशन था. यहाँ पे आपने मान लिया इसको, कुछ मैं कंसीडर कर लेता हूँ, मान लो इसको x. ठीक है, तो ये आपके पास कुछ अल्फा कंसीडर कर लिया है ना. इस तरीके का हमने कुछ मान लिया है. अब इसमें भी देखो AE इज इक्वल टू AD, AE इज इक्वल टू AD ऐसा दे रखा है. तो ये अगर अल्फा है तो इधर साइड में हमारे पास क्या आएगा, अल्फा ही आएगा. अब हमने यहाँ से देखो एक्सटर्नल एंगल वाला थ्योरम जो होता था, x प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, अल्फा. अल्फा इज इक्वल टू एक्स प्लस थीटा कह सकते हैं. दिस अल्फा इज इक्वल टू एक्स प्लस थीटा ऐसा बोला जा सकता है. और हम क्या रिलेशन यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें BAD के बारे में पता है कि BAD कितना है, 30 के बराबर है ना. ये 30 के बराबर है. तो फिर से एक्सटर्नल एंगल थ्योरम लगा दो. क्या आएगा, थीटा प्लस 30 इज इक्वल टू अल्फा प्लस एक्स. ठीक है, थीटा प्लस 30 इज इक्वल टू अल्फा प्लस एक्स. अल्फा प्लस एक्स इज इक्वल टू थीटा प्लस 30. ये तुम्हारे पास इक्वेशंस हो गई. अब हमें निकालना कौन सा एंगल था, यही x हमें फाइंड आउट करना था. x फाइंड आउट करने के लिए आप इसको देख सकते हो यहाँ से. अगर आप एक तरीके से डिफरेंस ले लो तो हमारे पास इधर क्या आएगा, इधर आपके पास आ जाएगा -x, इधर आ जाएगा आपका x और -30 और थीटा तो हो गया आपका कैंसिल आउट. तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी निकल करके आ गई 15 डिग्री के बराबर. आसान सा क्वेश्चन है, सभी ने कर लिया होगा. थर्ड क्वेश्चन आप देखिए. थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, ए बी हमारे पास है. ठीक है, ए बी हमारे पास कुछ दे रखा है और यहाँ पे एक पॉइंट दिया है इसमें C, जहाँ से परपेंडिकुलर D के लिए है और O इधर है हमारे पास, जो हमारा एक अलग से ऐसे पॉइंट दे रखा है. ठीक है, तो अब आप देखिए कि O हमारा जो है मिड पॉइंट था. O इज सेंटर ऑफ सेमी सर्कल. तो O इज सेंटर ऑफ सेमी सर्कल. आप देखिए AC की डिस्टेंस उसने दे रखी है x और CB की डिस्टेंस दे रखी है 1 है ना. तो इसका मतलब कि तुम्हारा रेडियस कितना हो गया, रेडियस AO की बात करें, ठीक है, या फिर रेडियस को हम OD भी लिख सकते हैं. AO लिखो चाहे OD लिखो, बात बराबर ही है. और वो कितना हो जाएगा, ये टोटल AB कितना था, x प्लस 1 जो कि डायमीटर है. तो रेडियस कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू x प्लस 1/2. ठीक है, तो आपका OD की लेंथ आपको पता चल चुकी है. हमें किसकी लेंथ फाइंड आउट करनी थी, हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है CD की. तो CD की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आपको और क्या चाहिए, OC चाहिए है ना. तो OC कैसे निकालोगे आप यहाँ से देखो OC कैसे निकाला जा सकता है. OC के लिए आप बोल सकते हो OC विल बी इक्वल टू OB माइनस BC लिख सकते हो. और OB की वैल्यू कितनी है, OB तो भाई रेडियस ही है, इसका मतलब ये x प्लस 1/2 है. माइनस BC आपको करना है जो कि 1 था. तो OC की वैल्यू आपके पास आ गई x माइनस 1/2. अब आप देखो OD आपको पता है ना, OD पता है, OC पता है, CD आप निकाल सकते हो. इन टर्म्स ऑफ x ही निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो कि CD विल बी इक्वल टू अंडर रूट OD स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर. आप यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज पुट करके डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 4 आप देखें. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD और हमारे पास एंगल ADB फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले आप देखिए, चूंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो हम कह सकते हैं क्या कि एंगल BAD कितना होगा. एंगल BAD की बात करें कितना बन जाएगा, ये 180 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें किसको, BCD को. BCD वाला कितना दे रखा है, BCD दे रखा है हमें 70.
तो ये हो गया आपका टोटल 110 डिग्री। एंगल BAD की वैल्यू कितनी हो गई? 110 हो गई। ठीक है, अब हमें एंगल ADB निकालना है ना। एंगल ADB निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एंगल ADB के लिए हम ट्रायंगल यूज करें, ट्रायंगल ABD यूज कर लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल ABD अपन यूज कर रहे हैं। तो एंगल ADB कितना हो जाएगा? 180 माइनस एंगल BAD। ठीक है, और मतलब D निकालना था, A हो गया और एंगल B। ठीक है, ABD ऐसा कुछ। ठीक है, तो BAD की वैल्यू आपने 110 निकाल रखी है और ABD आपका 30 है। तो 110 प्लस 30 आप इसको 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहां से 40 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट फिर आप देखें क्वेश्चन नंबर 5 एक तरीके से है, वो 7 आपको प्रिंटेड दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है, इसमें आपको फाइंड करना है वैल्यू BD की। तो BD की वैल्यू आप फाइंड आउट करने जाए तो आप देखिए थोड़ा सा अगर इसमें आप कंस्ट्रक्शन कर लेंगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। आप सीधा यहां से देख सकते होंगे, जैसे ये 3 लेंथ दे रखी है, यहाँ पे 2 लेंथ दे रखी है, और अगर मैं AE की बात करूं मैं, तो AE पूरी लेंथ कितनी है? 13 है ना। तो अगर आप सोचो यहां से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हो, ठीक है, तो आपके पास, इसको मैंने P बोल दिया। ठीक है, तो AP की लेंथ कितनी होगी? आप खुद से सोचो, AE आपका 13 है और ये PE कितना हुआ? 3 यहां था, 2 यहां था, तो ये टोटल कितना हो गया? 5। 13 इधर, 5 इधर, तो ये कितना हो गया? 12। तो अगर हमारे पास ये AP जो है आपका 12 है, तो यहां पे भी ये लेंथ कितनी आएगी? 12 के बराबर ही आएगी। और उसको नाम क्या दे रखा है उसने? BD का नाम दे रखा है। तो AP आपने कैलकुलेट किया है, AP इज इक्वल टू BD, और जो कि कितना था? 12 के बराबर था। होप कि आप सभी से भी ये क्वेश्चन हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए बहुत आसान सी थ्योरम जो आप सभी यूज करते ही हो, PA इंटू PB इज इक्वल टू क्या होता है? PC इंटू PD इज इक्वल टू PT स्क्वायर, यही होता है। आप इसका प्रूफ भी पढ़ेंगे, लेकिन अपन अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पढ़ेंगे। अब ज्योमेट्री हमारी ओवर है। ठीक है, ज्योमेट्री का यूज कहीं कहीं करना पड़ेगा, तो उसी के लिए हम बेसिकली इन सारे फॉर्मूलों को रिकॉल कर रहे हैं इन क्वेश्चंस के थ्रू। तो आप देखिए PA की वैल्यू हमें पता ही नहीं है। PA दिया हुआ है हमारा 2 के बराबर है, PB हमें अननोन है, PT हमें 5 के बराबर पता है। तो इससे हमें पता चल चुका कि PB की वैल्यू कितनी है? 25/2। वहीं आप PC की बात करें, PC के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, PC निकालना है हमें। तो नेक्स्ट हम इस स्टेटमेंट को यूज करेंगे, PC इंटू PD इज इक्वल टू PT स्क्वायर, इस स्टेटमेंट को यूज करने वाले हैं। और PC के बारे में बात करें तो PC हमारा अननोन था, PD की बात करें तो वो नोन था। तो PC इंटू 7 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। इसका मतलब PC की वैल्यू कितनी आ गई? 25/7 के बराबर। तो आपको PB और PC दोनों पता है, आप यहां से आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। फिर अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट पेज पे जो था आपको 1 2 3 इस तरीके से सीक्वेंसिंग दिखाई दे रही होगी, वो भी अपन कर लेते हैं। अ सेट ऑफ n नंबर्स हैज सम s। ठीक है, n नंबर्स हैं, उनका सम कितना है? s है। ईच नंबर ऑफ द सेट इज इंक्रीज्ड बाय 20। अगर 20 से हर एक नंबर को आप इंक्रीज करोगे, मतलब पहले कितना था? s हमारा सम था, हमारे पास n नंबर्स थे और हर नंबर को मैंने 20 इंक्रीज किया। तो बेसिकली मैंने क्या किया? सम में कितना ऐड कर दिया? 20n ऐड कर दिया ना। ठीक है भाई, हर एक नंबर 20 इंक्रीज किया, 20 कितना? n टाइम्स। तो इसका मतलब अब नया सम कितना हो जाएगा? s प्लस 20n। ये बात ठीक है, किसी को इसमें कोई दिक्कत? अगर इस बात में दिक्कत नहीं है तो फिर आगे क्या कहा जा रहा है? देन मल्टीप्लाइड बाई 5। ईच नंबर बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ईच नंबर अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ओवरऑल सम भी क्या होगा? मल्टीप्लाई ही हो जाएगा। तो ओवरऑल सम भी 5 से मल्टीप्लाई हो गया। और फिर कहा जा रहा है देन डिक्रीज्ड बाई 20। तो उसके बाद क्या होगा? अब आपके पास कुछ नंबर आ गया, ठीक है, उनका सम आपने किया, वो इसके बराबर आ गया। अब आप हर नंबर में से 20 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो बेसिकली आप ओवरऑल सम में से कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हो? 20 कितनी बार? n टाइम्स आप सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हो। तो आपके पास यही एक्सप्रेशन आ जाएगा 5s प्लस 80n। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस बार। फिर आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8th क्वेश्चन में आपके पास कहा गया है कि इनमें से कौन से नंबर्स रैशनल हैं। तो पाई स्क्वायर का अंडर रूट पाई तो होगा, लेकिन पाई मैंने पहले ही बताया आपको कि इरेशनल क्वांटिटी होती है। 0.8 रेज टू पावर 1/3 ये भी आपको पता है। 0.8 रेज टू पावर 1/3 ये 0.2 नहीं होता। ये बात तो ठीक है ना, कोई ऐसी गलती ना करे। और फिर 0.0016 रेज टू पावर 1/4। तो अब आप इसको अगर फ्रैक्शंस में आप कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखा है? 16 रेज टू पावर, आप कह लेंगे कि 1 2 3
5 10 रेज टू पावर 5 और होल रेज टू पावर 1/3 ऐसा कुछ लिखा हुआ था, 1/3 1/4, ठीक है। तो न्यूमरेटर तो कोई दिक्कत नहीं थी, 16 का रेज टू पावर 1/4 सिंपल 2 आ जाता, लेकिन डिनोमिनेटर तो 10 रेज टू पावर फ्रैक्शनल पावर ले लेगा ना 5/4, तो इसका मतलब ये भी कैसा है, इर्रेशनल ही है। और फिर उसके बाद बात करते हैं क्यूब रूट ऑफ -1, तो क्यूब रूट ऑफ -1 तो कोई प्रॉब्लम नहीं, -1 के बराबर ही होता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं 0.09 का रेज टू पावर -1, तो आप देखो अंडर रूट के अंदर क्या लिखा है, अंडर रूट के अंदर लिखा है 0.09 रेज टू पावर -1, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100/9, 100/9 का अंडर रूट आप करोगे तो सीधा 10/3, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, ये रैशनल टर्म हो गई, और क्यूब रूट ऑफ -1 जो कि -1 के बराबर है वो भी रैशनल टर्म हो गई, बाकी सभी क्या थे, इर्रेशनल थे, ठीक है। फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन में आपके पास फिर से एक आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, कईयों बार आपने इसे सॉल्व किया होगा। 3 + 2√2 और डिवाइडेड बाई 3 - √2 इनटू क्या करना है आपको, रैशनलाइज कर रहे हो, 3 + √2 3 + √2, ठीक है। अब कितना आ जाएगा ये, तो आगे मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा तुम्हारा 9 + 3√2 और प्लस कितना आ जाएगा तुम्हारा, इधर से 6√2 आ जाएगा और +4, डिवीजन में कितना है 7, तो यहाँ से 13/7 आ गया, और प्लस कितना था 9√2/7। अब आप कोफिशिएंट्स कंपेयर कर दो एक तरीके से, ए हमारा हो गया 13/7 और बी की जगह पे 9/7। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 इस तरीके की चीजें आपको यूज करनी पड़ेंगी आगे भी, है ना। तो हमारे पास सर्कल है ये 3, और उनमें देखिए कि अगर हम डिस्टेंसेस की बात करें, P यहाँ पे था हमारा, Q यहाँ पे था और S यहाँ पे था। अब आप देखिए कि एक 1 दिया हुआ है, इसके लिए 2 दिया हुआ है और इसके लिए दिया हुआ है 3, है ना। तो आप देखो QS की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, QS आपका हो गया कितना, 2 इधर से 3 इधर से 5 हो गया ना, ठीक है। फिर इसी तरीके से ये टच कर रहे हैं, तो QS कितना हो जाएगा, 2 इधर से और 3 इधर से 5 हो जाएगा। फिर इधर देखो PQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, PQ 3 हो जाएगा। PS की बात करें तो PS कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इससे क्या चीज पता चलती है, इससे पता चलता है कि एंगल QPS जो था वो कितना था, 90 डिग्री था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 4 5 वाला कॉम्बिनेशन आपका आया है। अब हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड AB फाइंड आउट करनी थी। A हमारे पास ये वाला पॉइंट था, B हमारा ये वाला पॉइंट था, तो AB बता दो कितना होगा, 1 इधर से 1 इधर से, बीच में राइट एंगल, तो इसका मतलब AB की लेंथ कितनी हो जाएगी, √2 के बराबर। फिर आप देखो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास OABC एक रोम्बस है, ठीक है। तो बना लेते हैं अपन, OABC एक रोम्बस है, O हमारा सेंटर है, A इधर, B मान लो इधर कुछ, ठीक है, और ऐसा कुछ C ले लिया मैंने, ठीक है। OABC, ठीक है, तो OAB और C मान लिया, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये D आता है। अब हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, वर्टाइसेस ABC लाई ऑन द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब OB कितना है, OB हमारा कितना है, 10 के बराबर है, ठीक है। तो एक डायगोनल तो आपको पता चल गया, एक डायगोनल यही है भाई। एरिया लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, यही चाहिए ना, हाफ D1 इंटू D2, यही चाहिए होता है रोम्बस का एरिया। तो अब देखो इसके लिए हम कहें कि OB तो चलो आ चुका है, अब हमें चाहिए क्या, AC वाली लेंथ और चाहिए है। तो आप देखोगे कि OA कितना है आपका, OA रेडियस है 10 के बराबर, और OD की बात करूं, अगर ये पूरा 10 था तो OD कितना होगा, OD लेंथ हो जाएगी आपकी 5 यूनिट्स। क्यों होगी, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल्स जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो 10 यहां है, 5 यहां है, तो हमारा DA कितना होगा, 100 माइनस ये 90 डिग्री रहता है ना, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो अब आप देखो ट्रायंगल OAD आप देख लो एक बार, वहीं से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ट्रायंगल OAD में आपके पास देखिए AD की लेंथ अगर हमें निकालनी है तो AD कितना होगा, अंडर रूट के अंदर OA स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, और इसका मतलब ये कितना है 5√3 के बराबर। AD अगर हमारा 5√3 है तो AC कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ AD, 2 टाइम्स ऑफ AD विच मींस इट इज 10√3। तो हमारा AD आ चुका, हमारा मतलब AC आ चुका है, OB आ चुका है, और हमें क्या चाहिए था, यही चीज चाहिए थी यहाँ पे, हाफ AC इंटू OB, ठीक है, हाफ D1 क्रॉस D2। तो एक डायगोनल आपको पता है, एक डायगोनल की लेंथ हमारे पास कितनी है, 10 है, और दूसरा डायगोनल कितना निकल करके आया आपके पास, 10√3। तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ से एरिया का, 50√3। नेक्स्ट आप देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 3.145 45 पे बार है, और इसको आपको डेसिमल में रिप्रेजेंट किया करना है। कई बार आपने किया होगा, कैसे करते हैं इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट। तो पहली बार हम वहां तक, भाई ये चीज क्या लिखी हुई है, बेसिकली ये लिखने का ट्राई किया इन्होंने, 3.1454545 यही लिखने का ट्राई किया है ना।
ठीक है, इसको x मान लेते हैं अपन। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, नेक्स्ट अपन करते हैं कि कहां से पहली बार रिपीटिशन स्टार्ट होगा। तो आप देखो रिपीटिशन किसका हो रहा है, 45 45 45 का रिपीटिशन हो रहा है, तो आप क्या करोगे, पहले वहां तक पहुंचने का ट्राई करते हो, यही करते हो। 10x = 31.454545, यही रहता है आपका। फिर आप नेक्स्ट स्टेप क्या करते हो, फिर कुछ ऐसा मल्टीप्लिकेशन करते हो जिससे कि फिर से वही 4545 फिर से बनने लगे। तो क्या करोगे आप, 100 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इस टर्म को, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर कितना आएगा 1000x आएगा, और इधर कितना आएगा 3145.454545, यही आएगा। अब आप डिफरेंस ले लेते हो, तो इधर देखो डेसिमल का पार्ट आपका खत्म हो गया, इधर बचा आपका 3114 और यहां से 990x। तो x की वैल्यू यहां से आप सिंप्लीफाई कर लो, 3114/990। आप चाहें तो इसको और सिंपल वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आप देख सकते हो। नेक्स्ट फिर आपका 7 जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में आपके पास है इन द गिवन फिगर द कॉर्ड ED इज पैरेलल टू द डायमीटर, ठीक है, और सेंटर हमारे पास अच्छा एक एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन को भी स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हम ये कह सकते हैं ना एंगल AEC के बारे में, जो कि सेमी सर्कल का एंगल है, एंगल AEC, और उसकी वैल्यू कितनी होनी है, उसकी वैल्यू को होना है 90 डिग्री के बराबर। और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा यहाँ से, अच्छा एक और बात है कि आपको ये तो पता ही है कि जैसे एक कॉर्ड है, जैसे इस केस में कहूं मैं, तो इस केस में हमारे पास EC एक कॉर्ड है ना, और EC कॉर्ड जितना एंगल B पे सबटेंड करेगी उतना ही एंगल A पे सबटेंड करेगी, ये बात ठीक है, आपको ये पता होता है। सेम सेगमेंट में जो कॉर्ड एंगल सबटेंड करती है वो आपस में बराबर होते हैं। तो एंगल CAE को आप कह सकते हैं कि ये किसके बराबर होगा, EBC के बराबर होगा, और इसलिए ये भी कितना होगा 50 डिग्री होगा, ठीक है। आपका AEC 90 आ चुका है, CAE आपका 50 आ चुका है, तो यहां से आप एंगल ACE निकाल सकते हो। एंगल ACE कितना हो जाएगा 180, ट्रायंगल की बात कर रहे हैं आप, ट्रायंगल ACE आप फोकस करो, ट्रायंगल ACE में आपका एंगल ACE कितना हो जाएगा 180 माइनस ये 90 और एक 50, ठीक है। तो हमारे पास 40 डिग्री के बराबर आ जाएगा आपका एंगल ACE। एंगल ACE आपका 40 डिग्री के बराबर है, तो एंगल CED कितना होगा, CED भी हमारा 40 डिग्री के बराबर हो जा रहा है। क्यों हो रहा है बराबर, तो आप देख सकते हैं वो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन इसी के लिए दी हुई है कि ED जो है पैरेलल था AC के, ठीक है। तो ED अगर पैरेलल होगा AC के, तो हमारे पास ये दोनों एंगल्स बराबर हो जाएंगे। तो ये आपका आसान सा एक असाइनमेंट 1 था। बेसिकली हमने जो बहुत बेसिक चीज़ें थी नंबर सिस्टम से रिलेटेड या ज्योमेट्री से रिलेटेड, उनको वापस से रिकॉल करने का ट्राई किया है। तो आई होप कि मैक्सिमम क्वेश्चंस तो सभी से सॉल्व हो ही गए होंगे। थैंक यू।